हेलो मेरे बटर कप्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी होस्ट भी बिल्कुल ठीक है। तो चलें, आप लोगों के लिए मैं एक नया नॉवल लेकर आई हूँ जिसका नाम है वहशत कल्ब और उसके राइटर का नाम है सेवी खान। तो चलें, बगैर किसी इंतज़ार के हम अपना नॉवल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस नॉवल में क्या होता है। चलें। जालिम हैं आप, दरिंदे बेहिस हैं आप। वो मुसलसल दौड़ लगाने के बायस पसीने से भीगा हुआ था। धूप की किरणें उसका फुला वजूद तिलिस्मी बना रही थी। उसके सिक्स पैक्स बहुत नुमाया थे। वो एक ट्रैक पर रुकता और भीन से अपना टॉवल उठाकर मुंह थपथपाता वहीं बैठ जाता। उसके बालों का बन खुल चुका था। कंधे तक आते काले सिल्की बाल, गोरा रंग, मगरूर नकूश, गहरी दाढ़ी, मुछ, काली सी आंखों में नदामत ही नदामत थी। वो किसी सोच के जेरे असर अपने लब भींच लेता जिससे उसके गाल के डिंपल हल्के से नुमाया हो रहे थे। वो खुद को कंपोज करता जाने के लिए वापस से खड़ा हुआ ताकि उसे गौर गौर के देखती ट्रैक पर जाती लड़की का मुंह मुड़ता और वो जमीन बोस हो जाती जहां बिल्कुल बेनियाजी थी। वो बेन से अपने ब्लू बनियान उठाकर पहनता और अपने हाथ में पहना बैंड उतारकर अपने बालों का रफ सा बन बना लेता। दानीन, क्या हुआ? कोरे वो इश्मल दरवाजा नहीं खोल रही। दानीन की बात पर कोरे भी परेशान हो गया था। दानी, बारी को बताते हैं जल्दी, ये फिर ना कुछ कर ले। कोरे हवा में हाथ लहराता बोलता हुआ बारी के कमरे की जानिब दौड़ लगा देता। दानीन बस दरवाजे को तकती रह जाती। ये बेहद खूबसूरत सफेद पत्थरों से बना मलिक विला था, जितना बाहर से दिलकश उससे भी ज्यादा अंदर से पुरकशिश। विला में मौजूद हर शे अपनी कीमत नफासत का पता खुद दे रही थी। जैसे ही गाड़ी पोर्च में दाखिल होती, माली के हाथ में भी नामहसूस तेजी आ जाती और अंदर काम करते मुलाजमीन भी जो करना होते बातें छोड़कर जल्दी से अपने अपने काम में मसरूफ हो जाते। बारी बारी यार जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, कोरे की आवाज पर नापसंदगी से उसे देखता। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा। कोरे उसका बाजू थाम कर उसे खींचता। बाद में गुस्सा कर लेना, अभी मार्शमैलो को देखो जाकर। उसने खुद को बंद कर लिया है। फिर कोरे की अगली बात सुनकर वो भी तेज कदमों से उस रूम के सामने पहुंच जाता। कोरे, इस दरवाजे को डुप्लीकेट चाबी लाओ। कोरे और दानीन उसकी इस बात पर एक साथ उसे देखते। सर, लास्ट डुप्लीकेट चाबी ही मैम ने बाहर फेंकी थी। दानीन की बात पर उसके माथे पर बल पड़ जाते। दफा हो जाओ तुम दोनों यहां से, दफा हो जाओ। उसकी धाड़ पर वो दोनों ही किसी दुम दुबाई बिल्ली की तरह वहां से भाग जाते। उसकी धाड़ पर अंदर बैठे वजूद का नाजुक सा दिल भी काम गया था। दरवाजे पर उसके दो बार ही कंधा मारने पर वो खुल गया था। अंदर पूरा रूम खाली था। बस उस दुश्मने जान की भीनी भीनी सी खुशबू थी। वो हर जगह नजर घुमाता, लेकिन जब वॉशरूम के दरवाजे को देखता तो समझ जाता। वो चलता उस तक आ जाता। इशी, ओपन द डोर। मैं जानता हूं तुम मुझसे छुप रही हो, लेकिन ये तुम भी जानती हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसकी भारी कदरे नरम आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। कुछ पल की खामोशी से गुजर जाते। इशी, मैं वॉशरूम का दरवाजा भी तोड़ सकता हूँ, जैसे कुछ देर पहले कमरे का तोड़ा है। उसकी इस धमकी पर अंधेर से क्लिक की आवाज से दरवाजा अनलॉक हो जाता। उसके चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट फैल जाती जिस पर उसके डिंपल नमाया हुए थे। वो निचला लब दांतों में दबाता आहिस्ता से दरवाजा खोलता तो वो सामने ही नीचे सर झुकाए खड़ी थी। वो एक झटके से उसका बाजू थामता, उसे सामने अंधेर दीवार से लगा देता। इश्मिल हरासा नजरों से उसे देखती, जो पांव से वॉशरूम का दरवाजा बंद कर चुका था। सुनहरे बाल, सुनहरी बड़ी बड़ी बरीक नाक, भरे भरे लब, सुर्खो सफेद रंगत, दराज कद, ये इश्मल मलिक थी। इस मलिक की मलकियत। इश्मल हरासा उसकी काली स्याह मकनातीसी आंखों में देख रही थी। जब उसे कुर्बत का एहसास हुआ, उसका नाक इश्मल के नाक से मिस हो रहा था। वह एक पल ही में अपने चेहरे का रुख मोड़ लेती। मुझे नफरत है तुमसे, बहराम असफद मलिक। उसकी बातों पर बहराम के लब मुतबस्सम हो जाते। और मुझे तुमसे इश्क है इश्मल बहराम मलिक। बहराम बटन दबाता शॉवर ऑन कर देता। वो ठंडा पानी इश्मल के साथ साथ बहराम को भी भिगो देता। वो बौखला कर बहराम को देखती। दोबारा मुझसे छुपने या दूर जाने की कोशिशें की तो तुम खुद समझदार हो। अभी तो सिर्फ तुम्हें होश दिलाई है ठंडे पानी से।
इशबल को कामता देखकर वो शॉवर ऑफ कर देता। इशबल बहराम के सर से सर टिकाए लंबे लंबे सांस खींचने लग जाती, जबकि बहराम उसकी चौड़ी हुई सांसों को अपने अंदर उतार रहा था। इशबल अपनी सुर्ख डोरों वाली आंखें उठाकर बहराम को देखती। बहराम पहले से ही उसे देख रहा था। तुम जालिम हो, बेहिस हो। बहराम उसकी थोड़ी अपने लबों से छूता, उसकी आंखों में देखता, वो कांप कर रह जाती। बहराम उसके गिर्द अपना हिसार बना लेता। वहशत कलब से सुकून कलब का सफर इंसान को जालिम बेहिस जाबर बना देता है। वो आहिस्ता से बारी बारी उसकी दोनों आंखें चूमता। इतने साल तुमसे दूरी ने मुझे वहशी बना दिया है, मैं एक पल के लिए भी नहीं भूला तुम्हें। तुम कैसे भूल गई मुझे? उसकी सख्त होती गिरफ्त में वो फड़फड़ा कर रह जाती। बहराम उसकी गर्दन पर झुकता, उसे बालों में मुंह छुपाकर गहरा सांस भरता। इशमल को अपनी जान जाती महसूस होती, वो अपनी सांस रोक लेती। बहराम उसकी कमर पर गिरफ्त हल्की करता, उससे दूर होता, फिर वॉशरूम से निकलता जाता। पीछे वो अपने सीने पर हाथ रखे गहरे गहरे सांस लेती जमीन पर बैठ गई थी। वफा, वफा, उसे कहो मत जाए। उसके डैड ने उसे कभी घर से नहीं निकलने दिया, तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। रहीला बेगम की बात सुनकर वफा उनके कंधे पर हाथ रखती। आंटी आप टेंशन ना लें, वो कहीं नहीं जाएगी, मैं उसे समझाऊंगी। रहीला बेगम अपने आंसू साफ करती, अपने शोहर की तस्वीर देखती। कुछ दिन पहले ही उनका कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उनकी बस एक बेटी थी जिसे अब वो खोना नहीं चाहती थी। फरी, फरी, स्टॉप इट यार, तुम क्यों जिद कर रही हो? वो सफेद कुर्ता और कैपरी में सफेद ही दुपट्टा लिए बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा उदास था। माह तुम भी अब जाओ, तुम भी अब मेरी कुछ नहीं लगते, तुम भी मुझसे बात ना करना। उसे नाराज होता देखकर माहत जो सेब खा रहा था वहीं फेंक कर उसके पीछे लपकता। ऐसे कैसे फरी यार, अगर तुमने सारे रिश्ते खत्म कर दिए तो मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। कुछ तो तरस खाओ मुझ पर। फरी पैर पटक कर पीछे मुड़ती। तुम सब लोग क्यों नहीं समझते, अब मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो खुद की हिफाजत ना कर सकूं। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे बचपन में कि मुझे घर से बाहर जाने ही नहीं दिया जाता। वो मुंह पर हाथ रखे गार्डन में लगे झूले पर बैठी रोने लग जाती। माहत लब भींचता फरी के साथ ही बैठ जाता। प्लीज फरी, रो नहीं। फरी, अच्छा मैं चाची को मना लूंगा, तुम रोना बंद करो। उसकी आखिरी बात सुनकर वो सुर्ख होती आंखें उठाकर उसे देखती, जो परेशानी से उसे ही देख रहा था। जी दादा, मैं वापस आ रहा हूँ। आगे की बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ जाते। दादा, मैं इन चीजों पर एतबार नहीं करता, प्लीज। ड्राइवर उसके प्लीज कहने पर हैरान नहीं हुआ था। वो सब अच्छे से जानते थे अपने अकड़ू मालिक को, जो कभी किसी के साथ नरम नहीं पड़ा था सिवाय अपने दादा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए, वो कहता हुआ कॉल बंद कर देता। कोरे ड्राइवर के साथ ही फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। वो फ्रंट मिरर से बहराम को देखता। कोरे, गाड़ी दादा साहब की तरफ ले चलो। वो जो लाहौर से निकलने ही वाले थे, बहराम की बात पर यू टर्न लेके वापस मुड़ जाते। बहराम की मर्सिडीज के पीछे ही दो गाड़ियां थी जो बहराम के स्कॉट के लिए थी। माहत गाड़ी से निकलता, दूसरी साइड पर आकर फ्रंट डोर खोलता। फरी अपना सफेद आंचल संभालती गाड़ी से बाहर आती। पीछे से वफा भी ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स पकड़े बाहर निकल आती। वो तीनों एक साथ ही दाता साहब दाखिल हो जाते। महत सलाम करने के लिए लड़कों वाली साइड पर चला जाता। मेरे डैड यहाँ हर जुम्मे तबरक लाकर बांटा करते थे, आज वो नहीं है हमारे दरमियान। आज उनका 40वां है। मैं आज अपने हाथों से उनकी तरह तबरक बांटूंगी। प्लीज आप सब उनके लिए दुआ करना। वो वफा के साथ बॉक्स में से ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स निकालकर तस्लीम करने लग जाती। सुबह सुबह का वक्त था, इसलिए रश बहुत कम था। वो वजू करके अंदर सहन में आता और वहीं खड़ा दुआ मांगने लग जाता। उसके साथ दो बॉडी गार्ड्स और कोरे अंदर आया था। बहराम सफेद कलर की कॉटन की शलवार कमीज पहनी हुई थी, जबकि कोरे ने पैंट पर हुडी पहनी हुई थी। बॉडी गार्ड्स अपने मखसूस लिबास में थे। माहत अंदर से सलाम करता बाहर आ जाता। उसे मुसलसल रहीला बेगम की कॉल आ रही थी। फरी यार, अभी भी कुछ पैकेट्स पड़े हैं, अब यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था कम रखो। वफा की बात पर परी आसपास देखती। नहीं, पैकेट्स तो सारे ही तकसीम करके ही जाएंगे। उसे सहन में कुछ लोग नजर आते। वो देखो, उन लोगों को दे देते हैं। रुको यार, वो लोग थोड़े अजीब लग रहे हैं मुझे, उनको रहने देते हैं। वफा की बात पर फरी उनको दोबारा देखती। बॉडीगार्ड्स की क्या जरूरत है अंदर, एवे बस शो ऑफ। ओह, क्या कर रही हो? वफा मुंह बनाकर कहती, जब फरी वफा का बाजू पकड़े उनकी तरफ बढ़ जाती। कोरे दो लड़कियों को अपनी तरफ आता देखकर बहराम को दिखाता। सर, वो कोरे की आधी बात पर बहराम उसको देखता, फिर उसके
नजरों के ताकुब में देखता। सफेद सूट में दो लड़कियां उनकी तरफ ही आ रही थी। जिसके हाथ में डिब्बा था वो तो ठीक थी, पर दूसरी बहराम ठहरने पर मजबूर हो जाता। उसका चेहरा, अस्सलाम वालेकुम, ये तबरुक है, प्लीज ले लें। वो कोरे को देखती कहती और वफा के हाथ में पकड़े डब्बे से पैकेट निकाल कर कोरे को देती, साथ ही दो बॉडीगार्ड्स को भी देती। आखिर में वो बहराम के सामने पैकेट करती। ये आखिरी पैकेट था। बहराम बस उसका चेहरा देख रहा था। बहुत शनासा सा था। कुछ था उसके चेहरे में, मासूमियत या शायद खूबसूरत नकूश, या उसका लंबा कद और धूधिया रंगत जिसमें सुर्खी घुली हुई थी, या फिर उसकी सुनहरी उदास आंखें। वो उसे ना पकड़ता देखकर उसकी स्याह तिलिस्मी आंखों में देखती। बस यहाँ फरी ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। वो अपने नरम हाथ से उसका हाथ थामकर सामने करती, उस पर पैकेट कर देती। कोरे समेत दोनों बॉडीगार्ड्स के भी मुंह खुल गए थे। फरी नापसंदीदा नजरों से बहराम को देखती वहां से चली जाती। बहराम उसी तरह उसे जाता देखता रहा था। कोरे बहराम की आंखों में पहली बार किसी लड़की की चमक देख रहा था। उसने वहां खड़े खड़े ही दुआ कर दी थी कि अल्लाह ये लड़की मेरे बरी में दे दे, क्या पता यही उसकी वहशतों को सुकून में बदल दे। आज हम नहीं जा रहे कराची। उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन शाम तक मेरे ऑफिस में हो। ये कहते हुए बहराम की आंखें में कुछ तो था। इतनी जल्दी दुआ कबूल होते देखकर कोरे के चेहरे पर चमक आ जाती। ये तुमने क्या किया फरी? वफा फरी का बाजू पकड़कर कहती, जिस पर वो गुस्से से उसे देखती। क्या किया? थप्पड़ तो नहीं मार दिया? वो मुझे गौर से देख रहा था। मैंने तो बस उसका हाथ पकड़कर उस पर पैकेट रखा। ऐसे नहीं करते ना। वफा उसके नॉर्मल अंदाज पर अपना सर पीट लेती। मैम सर कह रहे हैं बाहर उनके साथ आकर नाश्ता करें। दानीन दरवाजे पर दस्तक देती अंदर आ जाती। फिर इश्मल को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर कहती, इश्मल का दिल तो क्या जवाब दे दे, पर उसकी कुछ देर पहले की वार्निंग याद करके वो सबाक में सर हिला देती। वो अभी मस्टर्ड कलर का कुर्ता शलवार पहनकर बाहर आई थी। दानीन इश्मल के सुर्ख गाल देखकर बहुत मुश्किल से खुद को रोकती। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसके गाल पकड़कर खींचे। दानीन को मुसलसल वहीं पर खड़ा देखकर इश्मल सवालिया नजरों से उसे देखती। दानीन खुद को कंपोज करती, बूंगी हंसी हंसकर वहां से निकल जाती। इश्मल अपने गीले बालों को ड्राई किए बगैर ही क्लिप लगाती, दुपट्टा लेकर बाहर चली जाती। दानीन स्पीड से चली आ रही थी कि जोरदार टक्कर से रुक जाती। आह, लड़की अंधी हो गई हो, मेरी क्यूटिक्स खराब कर दी। उफ, आगे ही बारी से चोरी लगाई थी। कोरे की दुहाई पर दानीन सर सलाती उसे देखती, फिर उसके नाखनों पर अपनी क्यूटिक्स लगी देखकर तब जाती। ओह, तुमने मेरी क्यूटिक्स किससे पूछ कर ली? अच्छा, उसका मतलब तुम मेरे रूम से मेरी क्यूटिक्स चुराते हो, हिना? वो दोनों हाथ कमर पर टिकाकर उससे पूछताछ करना शुरू हो गई थी। हाँ, मैंने ली। वो दानीन को आंखें फटफटा कर देखता, फिर अपनी जेब से 3-4 उसकी क्यूटिक्स निकाल कर उसे दिखाता, उसे चढ़ाकर वहां से दौड़ लगा देता। दानीन मुंह खोले उस चोर को देखती रह जाती। तुम इतनी अच्छी हॉकी खेलते हो, मुझे आज पता चला। असफद मलिक की बात पर बहराम मुस्कुराकर उनको देखता। डैड, मुझे हर वो काम आता है जो आपको आता है। बहराम फर्जी कॉलर खड़े करता, कहता, जिस पर असफद उसके कंधे पर थपकते कहका लगा उठता, मेरा बेटा शेर। वो अपनी बंद आंखें खोलता तो वो कदरे सुर्ख थीं। माजी की यादें उसे हमेशा उदास कर देती थीं। वो रिवॉल्विंग चेयर से टेक छोड़कर बैठता तो सामने ही वॉल पर कद्दे आदम शीशा लगा था, जिसमें उसे अपना अक्स नजर आ रहा था। उसने ग्रे पैंट पर ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, जिसके आधे बटन खुले हुए थे। ऊपर ग्रे ही कोट पहना हुआ था जो पैंट जैसा ही था। बड़ी हुई शेव और बालों का रफ सा बन बनाए वो काफी डिस्टर्ब होने के बावजूद भी हैंडसम लग रहा था। वो खड़ा होता, चलता हुआ शीशे के बिल्कुल पास आ जाता, इतना कि उसे अपनी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। छोड़ दो मेरी बेटी को अल्ताफ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम पर मैंने एतबार किया था अल्ताफ, मेरी बच्ची। आह, बरी ठा गोली चलने की आवाज, अंधेरा ही अंधेरा। डैड, डैड, आपको क्या हुआ डैड? हुर, फिसी फिसी आवाज, टूटते अल्फाज। हूर, क्या हुआ? कहाँ है हूर? शोर, पुलिस, आवाजें, एम्बुलेंस। सर, वहां से एक 5 साल की बच्ची की लाश मिली है, जिसे ज्यादती का शिकार बनाया गया है। शक्ल बिल्कुल बिगाड़ दी गई है बच्ची की। दूर से आती आवाजें। सर, बच्ची की शिनाख्त हो गई है, वो हूर है। हूर, हूर। ठा की आवाज से कद्दे आदम शीशे पर ढेर सारी लाइनें पड़ गई थीं। उन लाइनों में एक जगह से खून की लकीर
नीचे को आ रही थी। बहराम का तनाफुर ऐसा हो गया था जैसे वो मीलों दूर आ गया हो। आंखों में वहशत ही वहशत थी। लब भींजे गहरे सांस भरता वो खुद पर जब्त कर रहा था। उसके हाथ से खून के कतरे टप टप गिर रहे थे। इतनी आवाज सुनकर बाहर से बॉडीगार्ड्स दौड़े अंदर आए थे, लेकिन उसका इश्तियाल देखकर वो सर झुकाए वापस बाहर का रुख कर लेते, सिवाय कोरे के। बहराम तुम सब्र करो, वो मिल जाएगा जल्द। नहीं होता सब्र। उसे जमीन निकल गई या आसमान। उसकी धाड़ इतनी थी कि कोरे 2 कदम पीछे हट जाता। अल्ताफ को जब तक अपने हाथों से कुत्ते की मौत नहीं दूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। आ गए तुम लोग? जी चाची। आप एवं परेशान होती हैं। राइला आगे बढ़कर फरी को गले लगा चुकी थी, जो काफी उदास थी। मेरी बच्ची, तुम ही मेरी जिंदगी का सहारा हो। मॉम, आप लोग मुझे क्यों छुपाते हो? वो कमरे में बैठी थी जब रहीला बेगम उसके पास दूध का गिलास लेकर आई। उसके सवाल पर रहीला के चेहरे पर से साया गुजरता। ऐसी बात नहीं, हम बस तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो सब करते हैं अपने बच्चों से मॉम। वफा की मॉम भी करती हैं। वो माहत से भी बहुत प्यार करती हैं, पर उनको स्कूल, कॉलेज या कहीं बाहर जाने से नहीं रोकती जैसे आप लोग रोकते हैं मुझे। मैंने तो कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। बाहर निकलती हूं तो लगता है बाहर सब मॉन्स्टर्स हैं। उसके सवाल पर सवाल सुनकर रहीला बेगम वहां से बगैर कुछ बोले ही उठकर चली जाती, जिस पर वो उनकी पुश्त तकती रह जाती। या अल्लाह, अब आप ही मेरे सवालों के जवाब मुझ तक पहुंचा सकते हैं। सर, उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है और बहराम दादा को कॉल करके बता चुका था कि वो अभी लाहौर में ही रहेगा। वो नाइट गाउन में अपने रूम में नींद दराज था। जब अगले दिन सुबह सेक्रेटरी अंदर दाखिल होता, उसकी बात आंखें बंद करता सुनता। बहराम उसकी बात बीच में रोकने पर आंख खोलकर उसे देखता। तुम आज 2 दिन 1 रात बाद इंफॉर्मेशन लाए, वो भी अधूरी। बहराम के लहजे की सख्ती सेक्रेटरी महसूस करता भुखला जाता। सर, वो लड़की का कोई वजूद नहीं डॉक्यूमेंट्स में। मेरा मतलब ना स्कूल, ना कॉलेज, ना शनाख्ती कार्ड, कुछ भी नहीं उसका। अब कि उसकी बात ने बहराम को हैरान कर दिया था। वो सीधा उठकर बैठा। सर, उसकी गाड़ी का पीछा करने पर उसका घर देख लिया था, इसलिए उसके बारे में कुछ पता चला, वरना उसका कोई वजूद नहीं था। अब बको भी। बहराम के उकताए हुए कहने पर वो अपना लब भींज लेता। सर, उसके वालिद का रोड एक्सीडेंट में पिछले दिनों इंतकाल हो गया था। वो और कोई नहीं, इल्ताफ था। उसकी आखिरी बात पर वो झटके से बेड से नीचे उतरता, उस तक आकर उसका गला दबोच लेता। क्या बकवास कर रहे हो? उसकी आंखें अंगारे उगल रही थी। जी जी सर, वो अल्ताफ ही था और वो उसकी बेटी। वो उस दिन घर से पहली बार बाहर निकली थी। उसे अल्ताफ के मरने का भी उतना दुख नहीं हुआ था जितना शदीद ये जानकर हुआ था कि वो अल्ताफ की बेटी है। वो उसका गला छोड़ता ट्रांस की कैफियत में आ जाता। कुछ देर बाद उसकी भारी आवाज कमरे में गूंजती। वो लड़की आज रात तक मेरे सामने हो। सेक्रेटरी सर हिलाता रूम से बाहर निकल जाता। उसे सीढ़ियों से नीचे आता देखकर बहराम के लबों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। वो उठकर उसके लिए कुर्सी पीछे करता। वो उस इंसान के बदलते रंग सुबह से देख रही थी। वो बगैर उसे देखे कुर्सी पर बैठ जाती। वो गिलास में जूस डालकर उसे देता। वो उसके बढ़ाए हुए गिलास को इग्नोर करती, अपने लिए नया गिलास उठाकर उसमें जूस डालती, गिलास उठा लेती। बहराम उसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुराकर अपने हाथ में पकड़े गिलास को अपनी तरफ करता, लबों से लगा लेता। इश्मल अपना जूस खत्म करके गिलास टेबल पर रख देती। हमारा हो गया, क्या अब हम जा सकते हैं? इश्मल की बात पर बहराम पहले उसके गिलास को फिर उसकी शक्ल को देखता। बस इतना ही? हाँ जी, बस इतना ही। मैं तुम्हारी तरह मोटी नहीं हूँ जो इतना खाऊं। वो बहराम की बात पर चिढ़ कर जवाब देती खड़ी हो जाती। बहराम तो हैरान रह जाता, वो भी खड़ा हो जाता। तुम्हें मैं मोटा लगता हूँ? पता भी है कितनी मेहनत से लोग ऐसी बॉडी बनाते हैं, लेकिन मुझे आप मोटे बुढ़े बेहिस इंसान लगते हैं। वो बहराम की बात पर उसकी आंखों में देखती, चुबा चुबा कर कहती। बहराम उसकी बात पर कहका लगाकर हंस पड़ता। इश्मल भुखलाकर 1 कदम पीछे होती। इश्मल उसके डिंपल से नजर चुराती। वो चलता इश्मल के बिल्कुल करीब आ जाता और झुक कर शरारत से उसकी आंखों में देखता। चलो, कुछ तो लगता हूँ तुम्हें, मोटा, बुढ़ा या फिर बेहिस ही सही। बहुत जल्द तुम्हें मैं अपना सैया भी लगने लग जाऊंगा। वो आखिर में आंख दबा कर कहता, जिस पर वो सुरख हो जाती। वो दोनों हाथों से उसे दूर धकेलती सीढ़ियों की तरफ भाग जाती। पीछे बहराम का कहका जानदार था। वो चलती बाहर आ जाती और गार्डन में लगे झूले पर बैठ जाती। उसका दिमाग बहुत सारी सोचों में डूबा हुआ था। माहत जो ऊपर वाले पोर्शन में रहता था, खिड़की से फरी को गार्डन में देखकर चौंक जाता। आधी रात को वो गार्डन में क्यों बैठी थी? कुछ ही देर बाद वो फरी के पीछे मौजूद था। फरी पीछे आहट महसूस करती, पीछे देखती तो माहत की चीख निकल जाती। फरी भी बौखलाकर खड़ी हो जाती। क्या हुआ? मुझे लगा कोई चोर
ہے۔ اس کی شرارت سمجھتی فری اسے گور کر دوبارہ جھولے پر بیٹھ جاتی۔ ماہد بھی ہنستا اس کے برابر بیٹھ جاتا۔ اب بتاؤ کیا سوچ رہی ہو؟ کیا؟ اس کے سوال کرنے پر فری نہ سمجھی سے اسے دیکھتی۔ میں بچپن سے تمہیں جانتا ہوں، تم جب بھی پریشان ہوتی ہو تو رات کو یوں ہی آتماؤں کی طرح منڈلانا شروع کر دیتی ہو۔ وہ تو میں حوصلے والا ہوں جو ڈرتا نہیں ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، اب بتاؤ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ماہد کی بات پر فری کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ ماہد کے کندھے پر سر رکھ لیتی۔ ماہد، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں وہ شہزادی ہوں جسے سونے کے محل میں قید کر دیا گیا ہے، جس نے باہر کی دنیا کبھی دیکھی ہی نہیں۔ تم جانتے ہو آج اتنے سالوں بعد باہر نکلی ہوں تو بہت عجیب لگا۔ تمہیں پتہ ہے نکلتے وقت مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ باہر کہیں مانسٹر تو نہیں جیسے میرے ڈیڈ کہتے تھے، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ باہر تو ایک الگ دنیا ہے، میری دنیا جیسے ہی ایک اور دنیا۔ کیا مجھے بھی آزاد کرانے کوئی شہزادہ آئے گا؟ فری کی بات جہاں ماہد کو اداس کر گئی تھی وہیں اس کی آخری بات ماہد کو تپا دیتی۔ وہ فری کا سر اپنے کندھے سے اٹھا کر اسے دیکھتا۔ تم کس شہزادے کے خواب دیکھ رہی ہو میڈم؟ تمہارا شہزادہ تمہارے پاس بیٹھا ہے، یہ تمہیں آزاد کرائے گا اس قید سے، اور باہر کی دنیا بھی دکھائے گا، وہ فرضی کالر جھاڑ کر کہتا، جس پر فری کی ہنسی نکل جاتی۔ فری، مجھے لگتا ہے چاچی سے جلدی شادی کی بات کرنی پڑے گی۔ شادی نہیں تو نکاح ہی صحیح، اب مجھے ڈر لگ گیا ہے۔ ماہد فری کی شہزادے والی بات کو مد نظر رکھ کر کہتا، جس پر فری کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ میں مذاق کر رہی تھی ماہد، تم ایسا مت کہنا کسی کو۔ نہ بھئی، میں تو تمہارے مذاق سے ہی ڈر گیا ہوں، تمہیں کھونا میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہاں ہاں، دفع ہو جاؤ، وہ فری کا ہاتھ پکڑ کر کہتا، اور آخر میں اس کا ہاتھ عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگا لیتا۔ فری اس کے اس ڈرامے پر اسے دھکا دیتی اور وہاں سے جانے کا کہتی، جس پر وہ بھی ہنستا ہوا اسے جلدی کمرے میں جانے کی تلقین کرتا وہاں سے چلا جاتا۔ ان کا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ ماہد اور وفا فری کے تایا زاد تھے۔ ماہد اور فری کا رشتہ الطاف نے بچپن میں ہی طے کر دیا تھا۔ یہ دونوں فیملیز نہ ہی اپنے خاندان سے ملتی تھی، نہ ہی باہر میل جول بڑھاتی تھی، شاید صرف فری کی وجہ سے۔ وہ بچپن سے ہی گھر میں قید تھی، دنیا کی ہر شے اسے گھر میں ہی مل جایا کرتی تھی۔ جب بیمار ہوتی تو ڈاکٹرز کو گھر بلایا جاتا تھا۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد وہ پہلی بار ضد کر کے نکلی تھی ماہد لوگوں کے ساتھ۔ وہ بھی اجازت اس شرط پر ملی تھی کہ کچھ پل کے لیے صبح کے وقت جائے گی جب باہر رش نہ ہو۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اچانک اس کے ناک پر کوئی سفید رومال رکھ دیتا۔ سر، وہ لڑکی آپ کے روم میں پہنچا دی گئی ہے۔ وہ جو اپنے گھر میں ہی بنے آفس میں کورے کے ساتھ بیٹھا کچھ ڈسکس کر رہا تھا، سیکرٹری کے اندر آ کر کہنے پر خاموش ہو جاتا۔ کورے نہ سمجھی سے اسے دیکھتا، وہ سیکرٹری کو جانے کا کہتا، فائلز بند کرنے لگ جاتا۔ وہ کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ بہرام؟ کہیں وہ بہرام تو اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ بہرام اسے اگنور کرتا، اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوتا۔ بہرام یار، کچھ غلط کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا وہ لڑکی معصوم بے قصور ہے، اس کے باپ کے گناہوں کی سزا وہ کیوں بھگتے؟ بہرام اب بھی نہیں رکا تھا، وہ آفس کا دروازہ کھولتا کہ کیا تم کسی اور لڑکی کو بھی بیچاری حور بنانا چاہتے ہو جو بے قصور ہی ماری گئی؟ کورے جانتا تھا کہ یہ بات بہت گہری لگنی تھی اسے۔ بہرام پیچھے پلٹا، کورے کے پاس آتا اور اسے زوردار مکہ ناک پر مارتا، جس کے ساتھ ہی اس کے ناک سے خون نکلنے لگ جاتا۔ وہ کورے کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑتا، میری حور کے لیے دوبارہ ایسے الفاظ نہ استعمال کرنا۔ میری حور بیچاری نہیں تھی، وہ پاک تھی، اس کا نام پاک تھا۔ میری حور، اس کے اور اپنے باپ کے قاتلوں کی نسلیں تک میں مٹا دوں گا، ان کے کیے کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ بہرام دوسرے ہی پل وہاں سے نکلتا ہے۔ بہرام ٹھا کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھولتا۔ بیڈ پر پڑا نازک وجود ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ وہ چلتا اس کے قریب آ جاتا۔ وہ پرپل نائٹ سوٹ میں بے سود پڑی تھی، سنہری بال چہرے کے اطراف بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر بہرام کو وہ کہیں سے بھی الطاف جیسی نہ لگی تھی، وہ سرے سے ہی الطاف جیسی نہیں تھی، وہ بہت مختلف تھی، پھر بھی جانی پہچانی۔ بہرام دوسرے ہی پل اپنا سر جھٹکتا اور حور کی اذیت کے بارے میں سوچتا۔ پل میں اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ وہ آگے بڑھ کر اس لڑکی کو اس کے بالوں سے دبوچتا۔ اٹھو لڑکی، ایسے نہیں، تمہاری چیخیں، تمہاری منتیں سننا چاہتا ہوں میں۔ وہ لڑکی ابھی بھی بے سود تھی۔ بہرام اس کے چہرے کو دیکھتا، جہاں دنیا جہاں کی معصومیت تھی، وہ پھر سے اس لڑکی کے سحر میں کھو رہا تھا۔ اب کی بار وہ اس کے بال چھوڑ کر اٹھ جاتا۔ وہ کیوں کمزور پڑ رہا تھا اس لڑکی کے آگے؟ کیا وہ حور کو بھول گیا جو 5 سال کی عمر میں ہی اس کی دلہن بن چکی تھی؟ اور اس کے ساتھ جو ہوا اس لڑکی کے باپ نے کیا؟ وہ دوبارہ اس لڑکی کو دیکھ کر اپنے لب بھینچ لیتا۔ وہ سچ میں اتنا نہیں گر سکتا تھا، چاہ کر بھی نہیں۔ وہ اپنی جیب سے گن نکال کر اس پر تان دیتا اور چلتا دوبارہ اس کے پاس آتا۔ وہ گن کی نال اس کے ماتھے پہ لگا دیتا، لیکن اب کی بات
اس کی انگلیاں سٹ پڑ گئی تھیں۔ بہرام کی نظر پھر اس کے چہرے پر پڑ گئی تھی۔ کچھ تو یاد آتا تھا اس کا چہرہ دیکھ کر۔ بہرام اس کا چہرہ چھونے کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتا، جیسے ہی اس کی انگلیاں اس کے گال کو چھوتی اسے کرنٹ سا لگتا، وہ فوراً سے دور ہٹ جاتا۔ وہ خود کو کمپوز نہیں کر پا رہا تھا۔ اب اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنا تھا اس کا فیصلہ وہ صبح پر چھوڑتا، روم سے نکلتا چلا جاتا۔ کورے پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ بہرام کو غصے سے اتنی جلدی باہر آتا دیکھ کر وہ مسکرا اٹھتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا جگری دوست جتنا مرضی سخت دل بن جائے لیکن وہ کسی بے قصور کے ساتھ برا نہیں کر سکتا تھا۔ کورے اس کے پیچھے لپکتا۔ بہرام کورے کو ہنستا دیکھ چکا تھا۔ اب اس کا پیچھا کرنے پر وہ رکا نہیں تھا، تیز قدم چلتا اپنے آفس آ گیا تھا۔ کیوں ناک تڑوا کر بھی سکون نہیں ملا، جو دوبارہ منہ تڑوانے آ گئے ہو تو توڑنے والا بن، میرا منہ بھی حاضر ہے۔ بہرام کے آفس پہنچتے ہی پیچھے مڑ کر کہنے پر کورے سینے پر ہاتھ رکھ کر آگے کو جھکتا ہوا بولا تھا۔ بہرام سر جھٹکتا صوفے پر بیٹھ جاتا۔ کورے کافی بنا دو، سر بہت دکھ رہا ہے۔ کورے سر ہلاتا وہیں پڑی مشین سے کافی بنانے لگ جاتا۔ بہرام کے والد اسفند ملک پولیٹکس میں تھے، وہ کافی نیک انسان تھے، بہت سے لوگوں کو انصاف بھی دلوایا تھا انہوں نے۔ وہی کچھ لوگ ان کے دشمن بن گئے تھے کہ اپنا بندہ یعنی کہ الطاف کو اس کی پارٹی کا ممبر بنا کر بھجوا دیا تھا، اور ان سب کے پلان کے مطابق موقع ملتے الطاف نے ان کو خبر کر دی تھی۔ اسفند الطاف کی سادگی پر اندھا اعتبار کرتے تھے، اس لیے اس پر شک نہ کیا۔ یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ان لوگوں نے اسفند کو قتل کرنے کے بعد وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس خوبصورت بچی کو دیکھ کر ان میں سے ایک کی ہوس جاگ اٹھی تھی۔ وہ بچی اپنے ماموں کے سر سے نکلتا خون دیکھ کر رو رہی تھی۔ وہ تو یہاں اپنے ماموں ساتھ آئس کریم کھانے آئی تھی، لیکن اس بچی کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ بہرام نے اور دادا نے مل کر سب مجرموں کو ان کے کیے کی سزا دلا دی تھی، سوائے الطاف کے، جس نے سب سے بڑا جرم کیا تھا بے ایمانی کا۔ اسفند سیکورٹی گارڈ کے ساتھ ہی نکلا کرتے تھے، بس اس دن وہ سیکورٹی کے لیے الطاف کو ساتھ لے کے گئے تھے اور وہیں ان کا لٹیرا نکلا۔ الطاف اس دن کے بعد کہیں غائب ہو گیا تھا، اس کا اتا پتہ کہیں نہیں تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی شناخت بھی بدل لی تھی۔ بہرام کئی سالوں سے بس اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ بہرام اب تم ریلیکس ہو جاؤ، تمہیں یاد ہے نا دادا کی بات کہ جس کا بدلہ ہم نہیں لیتے نا اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے اور بہتر طریقے سے لیتا ہے۔ تو دیکھو اللہ نے اس سے بدلہ بھی لیا ہے اور تمہارے ہاتھ بھی نہیں گندے ہونے دیے۔ پھر اب تم کیوں اس بے قصور لڑکی سے بدلے نکال رہے ہو؟ یہاں بات کوئی اور ہے۔ کورے بہرام کے ساتھ بیٹھا، ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے سنجیدگی سے کہتا، آخر میں شرارت سے کہتا۔ بہرام اس کی بات پر اسے بغیر دیکھی نفی میں سر ہلاتا۔ وہ ہوش میں آتی تو سب یاد آ جاتا۔ وہ بھاگتی روم سے باہر آ جاتی۔ آس پاس ہر چیز انجانی تھی، یہ کوئی ہولی سی تھی۔ وہ ننگے پاؤں آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک اس کی کمر پر ہاتھ پڑتا اور اس کا پورا وجود اس سائڈ پر کھینچتا چلا جاتا۔ بہرام اسے سختی سے پکڑے باغور دیکھ رہا تھا، جو ڈری ہوئی ہرنی لگ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ چھوڑ دو مجھے۔ وہ اپنی کمر سے اس کی ظالمانہ گرفت چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ بہرام بغیر شرٹ کے ایکسرسائز کر رہا تھا جب اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی۔ پلیز پلیز دور ہٹو، آہ دور ہٹو۔ اب کی بار بھی وہ ناکام رہی تھی۔ بہرام ایک ٹک بس اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی اس کے سینے پر مکے برسانے لگ جاتی۔ اسے اپنی کمر سے درد کی ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے وحشی انسان۔ وحشی میں نہیں، تمہارا باپ تھا۔ بہرام کی بات پر فری حیرت سے اسے دیکھتی۔ تم میرے ڈیڈ کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، وہ تڑپ کر کہتی، جس پر وہ اس کی کمر چھوڑ دیتا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ جو تب سے بہرام کے سہارے ہی کھڑی تھی، اپنے سہارے کھڑے بھی نہ رہ پاتی اور زمین بوس ہو جاتی۔ وہ دونوں ہاتھ زمین پر لگا کر خود کو بچا لیتی۔ بہرام پنجوں کے بل اس کے برابر بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھتا۔ تم جانتی ہو تمہارے باپ کی بدولت آج تم یہاں ہو، اگر میں تمہارے باپ جیسا ہوتا نا تو اب تم میرے سامنے زندہ نہ ہوتی۔ فری سر پیچھے موڑ کر اسے دیکھتی، تکلیف سے بھرپور بے بس نظر۔ تم میرے ڈیڈ پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے، گھٹیا انسان۔ بہرام اس کا بازو دبوچ کر اسے واپس کھڑا کرتا کہ اس کی چیخ نکل جاتی۔ بہرام اب اس کے بالوں سے اسے پکڑ کر چلاتا، ایک اپنے کمرے میں لے جاتا۔ دروازہ ٹھاک کی آواز سے کھلتا، اسے بیڈ پر دھکا دے دیتا، وہ منہ کے بل بیڈ پر گر جاتی۔ بہرام اس کا رخ سیدھا کرتا، دوسرا ہی پل اس پر جھک جاتا۔ بہرام کا چہرہ فری کے چہرے کے قریب تھا۔ فری بس اپنی سانس
रोके सदमे से उसे देख रही थी। बहराम उसकी आंखों में देखता, उसके कंधे से उसकी नाइटी सरका देता। फरी की जान अब निकली थी। आह जालिम बेहिस दरिंदे इंसान, छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ दो मुझे। वो मछली की तरह तड़प गई थी। बहराम अपना सारा वजन उस पर ढाले हुए था। दूसरे हाथ से वो उसकी गर्दन से बाल साइड पे करता। छोड़ो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो, प्लीज, खुदा के लिए। अब वो सहम कर फूट फूट कर रोती हुई वास्ते देने लगी थी। बहराम की आंखों में खून उतर आया था। वो उससे आंखें नीचे रोता देखकर पीछे हट जाता। अब वो बस बैठकर उसे रोता सिसकता देख रहा था। फरी आहिस्ता से आंखें खोले उसे देखती, जो दूर सोफे पर बैठा इससे मुस्कुराकर देख रहा था। जालिम हैं आप, दरिंदे बेहिस हैं आप।